बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास राजा लॉ चैम्बर। तो हम बात कर रहे थे जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। अभी लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कैपिटल गेंस, वहाँ तक हमने अपना ख़त्म कर लिया है। और आज हम बात करेंगे जी इनकम टैक्स आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे देंगे, उसकी हम कैलकुलेशन का आपको बताएंगे और उसके बाद उसके अंदर एग्जेम्पशंस आपकी कौन कौन सी हो जाती हैं। और उसके साथ ही हम बात कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है विद होल्डिंग एजेंट का, कि विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जी। मेरी यही कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए। मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाकी चीज़ें तो बंदा साथ के साथ फिर पढ़ भी लेता है ना। आप एक दफ़ा जब इस व्लॉग को देख लेंगे तो उसके बाद अगर आप बुक पढ़ते हैं या इनकम टैक्स के रेलिवेंट कोई भी चीज़ पढ़ते हैं जो कि इस व्लॉग में डिस्कस की गई है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसे फर्दर समझने में। तो वही रिक्वेस्ट जो हमेशा होती है कि आप लोगों के लिए मैं इतनी एफर्ट करता हूँ, आप लोगों के लिए ये सारे व्लॉग बनाता हूँ, तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही इसे शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। और साथ आप क्वेश्चंस पूछा करें जी, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ईमेल्स तो मुझे आती रहती हैं बहरहाल, लेकिन कमेंट्स में भी पूछा करें ताकि पब्लिक को भी उन क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, ये आपकी सेक्शन 15 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जो कि इसके साथ डील करती है, मेनली यही डील करती है। उसके बाद फर्दर जो सेक्शंस हैं उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, बात ये हो जाती है कि आपका जिस तरह कोई घर है या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट की हुई है, उसके ऊपर आपको बरकैफ एक टैक्स तो देना पड़ता है ना। उस टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि देखें, आपका जो रेंट होता है ये ट्रीट होता है एज अ नॉर्मल इनकम। और उसके बाद देखें, इसके अंदर शुरू में मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप अपनी रेंटल इनकम पे कर रहे, रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपने कुछ चीज़ों को उसमें से निकाल देना होता है, एग्जेम्प्ट कर देना होता है। जैसे कि आपको अलाउ होता है कि आप 20% ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उस रेंट की, वो आपको अलाउ होती है। उसके बाद आपने अगर कोई अलाउंसेस वगैरह दिए हुए हैं, लाइक आपने कोई रखे हुए रिकवरी एजेंट्स रखे हुए हैं रेंट कलेक्शन के लिए, वो उसके अंदर से एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप फर्दर आपने अगर कोई और प्रॉपर्टी टैक्स पे किया हुआ है तो वो भी उसके अंदर से लेस हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी और एग्जेम्पशन भी हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए बात मैंने की थी। फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी से टैक्स रिसीव कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का पर मंथ, तो इसे अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 के साथ, तो ये मेरी कितना रेंट हो गया, मेरा 12 लाख रुपया हो गया 1 साल का। अब इस 12 लाख के ऊपर मैंने 20% आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस निकाल लेनी है। 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसके ऊपर कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी 2,40,000 रुपया। और उसके बाद अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया हुआ है, सपोज मैंने 40,000 रुपीज़ पे किए हुए टुवर्ड्स प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो भी मैं इसमें से लेस कर दूंगा। और फिर मेरे उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, सच एज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि रेंट कलेक्शन के लिए मैंने बंदे रखे हुए हैं। सपोज मैं ये फिगर एक ले लेता हूँ कि उनकी मैं सैलरी पे कर रहा हूँ 2,20,000 रुपया, तो वो भी मैं इसमें से लेस कर दूंगा। तो होगा क्या जी कि आपकी इनकम थी 12 लाख रुपया, उसके अंदर से आपका 20% डिडक्ट हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो आपका बन गया 2,40,000 रुपया। उसके बाद आपने 40,000 रुपया आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया हुआ था, वो भी आपने इसके अंदर से रिड्यूस कर दिया। और उसके बाद आपने जो सैलरीज दी थी वो थी आपकी 2,20,000 रुपया, वो भी आपने इसके अंदर से रिड्यूस कर दी। तो आपकी टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट बनती है वो बनती है 7 लाख रुपया, 700,000 रुपीज़। ये इसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। ये तो अब आपको समझ आ गई कि उसके अंदर से आपने लेस ही करनी है चीज़ें, और इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट कैश बेसिस या रिसीट बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो उसके ऊपर आप दोबारा मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये तफसील के साथ उसका जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब अप्लाई होना है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका टाइम मजीद ले लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि आप इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेंगे। देखें,
कैश बेसिस के अंदर तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आपको कैश रिसीव हुआ तो वो आपकी इनकम रिकॉर्ड हो गई, और जैसे ही कैश आपका निकला तो वो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। लेकिन एक्रूवल बेसिस के अंदर ये होता है कि जो रिसीवेबल चीज़ होती है, जो कि आप एलिजिबल टू रिसीव है, कि आपको रिसीव होनी है, वो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके अंदर, और उसके बाद जो आप एलिजिबल टू पे है उसे आप अपने एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जी कि रेंट के साथ इसका क्या तल्लक है। जो रेंट है आपका, ये टैक्सेबल होता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फ्लैट है, एक घर है जो कि मैंने किराए के ऊपर दे दिया हुआ है। उसका 1 साल का रेंट कब से शुरू होगा? जुलाई से लेके अगली जून तक, ये आपके 12 महीने बनेंगे। उसमें यह है कि मेरे पास एक टेनेंट रह रहा है, वो टेनेंट मुझे हर महीने एक रेंट पे कर रहा है, एक अमाउंट मुझे स्पेसिफिक वो पे कर रहा है हर महीने की। और ये होता ही है कि 8वें महीने के बाद जाके वो मुझे पे नहीं करता। वो कहता है जी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। फिर होता ये है कि वो आगे 4-5 महीने के बाद जाके मुझे वो अमाउंट मुझे पे कर देता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मेरा टैक्स ईयर ख़त्म हो चुका हुआ है, वो टेनेंट मेरे पास अभी तक रह रहा है, तो उसकी वो अमाउंट कंसीडर की जाएगी कि ये रिसीवेबल है, ये मैं एलिजिबल टू रिसीव हूँ, तो वो उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। उसके ऊपर मैंने सबके ऊपर, मतलब मैंने 12 महीने के वो अमाउंट निकाल के उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ज़्यादा आसानी के लिए मैं ये करता हूँ कि सपोज़ मैं उससे रेंट ले रहा था 3,50,000 के रेट के ऊपर हर महीने का। 12 महीने का रेंट आपका कितना बन गया? ये आपका बन गया जी 33,50,000 रुपये। उसके बाद इसके अंदर से हमने माइनस कर दी जो भी एक्सपेंसेस थे 20% के तौर पे। तो 20% ये मैं इसे इजी करने के लिए सिर्फ 20% वाली बात कर रहा हूँ। 6,70,000 रुपया हमने निकाल लिया 33,50,000 रुपये का, ये 20% उसका बनता है, ये इसमें से हमने माइनस करना है। आपका रेंट अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हर 2 सूरतों के अंदर वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब हम बात एक्सपेंडिचर की करते हैं, तो एक्सपेंडिचर में ये याद रखें कि ये 20% यू आर एलिजिबल टू गेट दिस डिडक्शन। तो इसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि आपने ये पैसे वहां लगाए हैं या नहीं लगाए, आप ये 20% रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी वेकेंट हो जाती है उन 12 महीने से पहले, कि आपका वो टेनेंट वहां पे नहीं रह रहा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर जितना अरसा टेनेंट आपके पास रहा है, उस अरसे की टैक्स कैलकुलेशन होगी, उसे ऐड इन करेंगे और आप उसके ऊपर टैक्स पे कर देंगे। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 2 एक ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं। फॉर इजीनेस मैं कहता हूं कि आपके पास 2 एक ही तरह की फ्लैट्स हैं, जिसके अंदर एक फ्लैट तो आपने किसी और किराए पे दिया हुआ है, दूसरा फ्लैट आपके एक दोस्त आ जाते हैं जी, वो कहते हैं जी कि मुझे चाहिए, तो आप उन्हें डेफिनेटली कम किराए के ऊपर देंगे। अब कानून ये कहता है कि जो फ्लैट आपने कम किराए पे दिया हुआ है, उसके ऊपर भी असेसमेंट आपकी यही होगी कि आपको मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से आपकी असेसमेंट होगी। कि सपोज अगर उस इलाके का किराया है 3 लाख रुपया और आपने वो दे दिया है 2.5 लाख रुपए के ऊपर, तो आपकी असेसमेंट फिर भी 3 लाख रुपए के ऊपर ही होगी। उसके अंदर अगर इसके अंदर एक तरह से बचत आपकी हो सकती है कि उन 2 प्रॉपर्टीज के अंदर फर्क ये है कि एक प्रॉपर्टी फर्निश्ड है और दूसरी प्रॉपर्टी फर्निश्ड नहीं है। इन दैट केस आप किराए के अंदर फर्क ला सकते हैं, वरना आप नहीं ला सकते। अगर दोनों प्रॉपर्टी डिट्टो सेम है तो उसके अंदर किराए के अंदर फर्क नहीं आ सकता। फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो प्रॉपर्टी आपको रेंट आउट करनी पड़ेगी, उसी के ऊपर आपका टैक्स होगा। आसान अल्फाज में समझाया जाए तो देखिए, एक मेरा फ्लैट है, उसके ऊपर मैं 3,50,000 रुपया पर मंथ रेंट ले रहा हूँ, और ये मेरे साल के ये बन जाते हैं 40,50,000 रुपया पर ईयर। और दूसरी का मैं ले रहा हूँ, वैसे ही एक फिगर ले लेते हैं 2,20,000 रुपया, तो ये मेरे साल के बन जाते हैं 26,40,000 रुपया। और इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो मेरे पास टोटल जो इनकम फ्रॉम दीज 2 प्रॉपर्टीज आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 68,40,000 रुपीज़। लेकिन जब वो टैक्स की असेसमेंट करेंगे तो उसके अंदर 68,40,000 से नहीं करेंगे,
वो जो मैंने प्रॉपर्टी दी हुई है 3,50,000 रुपया पर महीने के हिसाब से, जिसकी मेरी सालाना बनती है 40,50,000 रुपया, उसके हिसाब से असेसमेंट होगी और मुझे टैक्स जो पे करना पड़ जाएगा वो मुझे पे करना पड़ जाएगा 84 लाख रुपए के ऊपर। फर्दर हम चलते हैं जी, एक और कॉन्सेप्ट है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, कि हम करते ये हैं कि हमने अपना प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट हमने दे दिया किराए के ऊपर, तो हम ये करते हैं जी कि किराया तो हमारा तय हो गया, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि आप हमें पहले 2 महीने की, 3 महीने की आप हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दें हमारे पास। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किस लिए होती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई खराबी हो जाती है, मतलब आपने जिस तरह प्रॉपर्टी एक हालत में दी है तो उसका फ़र्ज है कि आपको प्रॉपर्टी उसी पोजीशन में वापस करे, लेकिन अगर वो बीच में कोई ख़राबी हो जाती है, कोई फर्श उखाड़ देता है, कोई नलके आपके टूट जाते हैं, कोई ऐसी बात है, तो वो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर से आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर दूसरी बात ये आ जाती है कि देखें, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है आपका, ये या तो आपका एडजस्टेबल होता है या आपका एडजस्टेबल नहीं होता। अगर आपका एडजस्टेबल है, सच एज कि आपने मैं एग्जांपल इसके अंदर लेता हूं कि आपने अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दी, जिसका आपने रेंट तय किया 2,80,000 रुपया पर ईयर, 2,80,000 रुपया पर मंथ, जो कि ईयरली बन जाता है आपका 33,60,000 रुपये, और उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, 2 महीने की आपने रेंट इन एडवांस ले लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर के ऊपर। तो आपके पास कितने, 5,60,000 रुपये आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इस 5,60,000 रुपये को आप एक साइड पे रख दें, या इस 5,60,000 रुपये से आप उसे एडजस्ट कर लें। अगर आपने इसे साइड पे रख लिया ना, तो ये आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप इस 5,60,000 रुपये से को किसी बिजनेस में लगा के इससे मजीद पैसे कमा सकते हैं, इसलिए ये आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी एडजस्टमेंट का क्या तरीका है कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,60,000 रुपया, इसे आप डिवाइड करेंगे 10 के साथ, कि 10 सालों के साथ ये डिवाइड होगा और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐड होता जाएगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब होता ये है कि आपके जो आपका टेनेंट था वो 2-3 साल के बाद वो उस जगह को खाली कर देता है। जब वो उस जगह को खाली करेगा तो आपने जो उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था वो डेफिनेटली आप उसे वापस कर देंगे, जो एडजस्ट हो गया वो तो अलग बात है। उसके बाद ये हुआ कि एक नया टेनेंट आ गया, उसके बाद उस नए टेनेंट ने, देखें वेकेंट अगर हो गया, वेकेंट के ऊपर तो आपने टैक्स पे ही नहीं करना ना, लेकिन अगर एक नया टेनेंट आ गया, उसके साथ आपका मजीद कोई मुआहदा हो गया और आपने एक रेंट तय कर लिया हुआ है, उससे आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, ये पहले वाला जो आपने पे किया हुआ है ये अपनी जगह के ऊपर कायम है, क्योंकि ये आप ईयर टू ईयर टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, जुलाई से लेके जून तक की, तो उसके अंदर जो आप उससे लेंगे वो फर्दर उसके अंदर एडजस्ट होगा, उसके अंदर से ये माइनस हो जाएगा पहले वाला। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, जो कि सेक्शन 15A है, जिसके अंदर प्रोवाइडेड है हमें मुख्तलिफ टाइप के एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस जो कि हम माइनस कर सकते हैं अपने टैक्स में से। तो इसके अंदर एक छोटी सी लिस्ट है आपकी, डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15A सेक्शन। इसके अंदर हो ये जाता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में आपको 20% पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया हुआ है फॉर द प्रॉपर्टी, वो आपका इसके ऊपर से माइनस हो जाता है, सच एज इंश्योरेंस अगर आपने पे की हुई है। इसी तरह अगर हम फर्दर चलते हैं तो एनी लोकल रेट, टैक्स चार्ज और सेस, प्रॉपर्टी टैक्स सच एज प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है तो वो भी आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, और अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया हुआ है टुवर्ड्स लीगल सर्विसेज वो भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि आपका टेनेंट वो रेंट पे नहीं कर रहा और वो रिकवरेबल भी नहीं है, इन दैट केस भी आपका ये माइनस हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी कुछ सूरतें हैं, उसके अंदर ये है कि टेनेंसी तो शुरू में बोनाफाइड ही थी, लेकिन उसके बाद डिफॉल्टिंग टेनेंट जो है उसने ये प्रॉपर्टी विकेट कर दी है या आपने उसे इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, और उसके बाद वो आपकी और किसी प्रॉपर्टी के अंदर रिजाइड नहीं कर रहा,
तो इस केस में, और उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने तमाम रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं इंक्लूडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ दैट अनपेड रेंट। उसके बाद द अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर इन विच द रेंट वाज ड्यू एंड टैक्स हैज बीन ड्यूली पेड ऑन सच इनकम सच एज। आपका जिस तरह एक्रूवल बेसिस के ऊपर हमने बात की थी कि आपने, जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि टेनेंट ने तो आपको 8 महीने का किराया दिया, लेकिन आपने तो 12 महीने का रेंट, आपने तो 12 महीने का टैक्स ऑलरेडी पे करना है, बिकॉज रेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन एक्रूवल बेसिस। तो ये थी आपकी कुछ एग्जेम्पशन। उसके बाद फर्दर हम बात कर लेते हैं विद होल्डिंग की। ये है आपकी सेक्शन 155 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और उसके बाद फर्दर आप अगर इसका शेड्यूल देख लेते हैं, इसके अंदर रेट बता दिए गए हैं अंडर सेक्शन 155 के विद होल्डिंग के लिए कि वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 300,000 रुपीज़, तो उसके अंदर आपका कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं है। लेकिन अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सीड कर जाती है 300,000 से, लेकिन वो रहती है कम 600,000 से, तो आपका होगा 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 300,000, 5% उस अमाउंट का जो 3 लाख से ऊपर चली जाती है। इसी तरह ये आगे दो हैं, ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसके साथ ही देखें, इन द केस ऑफ कंपनी आपका 15% चार्ज होगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट के ऊपर। और विदहोल्डिंग एजेंट क्या होता है आपका जी? विदहोल्डिंग एजेंट देखें, आपके बिहाफ के ऊपर जो रेंट पे करता है, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका रेंट तो डिडक्ट हो गया, लेकिन एफबीआर को आप नहीं पे कर रहे, वो आपके बिहाफ पे करता है, तो वो आपका विदहोल्डिंग एजेंट है। तो यही था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके पास बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।